नमस्कार, हूनबिल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल गर्ग। खबरों की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में मंत्रिमंडल की बैठक हुई। कैबिनेट की बैठक शुरू होने से पहले मुख्यमंत्री समेत सभी कैबिनेट मंत्रियों ने केदारनाथ विधायक शीलारानी रावत के आकस्मिक निधन पर मौन रखकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। साथ ही 8 जुलाई को शहीद हुए 5 जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। वहीं कैबिनेट बैठक के दौरान मंत्रिमंडल ने तमाम विभागों से संबंधित 22 प्रस्तावों पर मोहर भी लगाई। इसी के साथ विधानसभा सत्र के लिए मंत्रिमंडल ने मुख्यमंत्री को अधिकृत किया है। जो माननीय मंत्रिमंडल की बैठक हुई है वो शोक प्रस्ताव के साथ शुरू हुई थी, जिसमें 8 जुलाई 2024 को जो आतंकियों द्वारा किए गए कायराना आतंकी हमले में उत्तराखंड जनपद के टिहरी गढ़वाल निवासी राइफलमैन आदर्श नेगी जी, नायक विनोद सिंह जी, जनपद पौड़ी गढ़वाल निवासी हवलदार कमल सिंह जी व राइफलमैन अनुज नेगी जी एवं रुद्रप्रयाग निवासी नायब सूबेदार आनंद सिंह जी राष्ट्र सेवा में शहीद हो गए थे। उनको आज माननीय मंत्रिमंडल के द्वारा श्रद्धांजलि दी गई। और इसके अतिरिक्त उत्तराखंड विधानसभा के केदारनाथ निर्वाचन क्षेत्र से माननीय विधायक श्रीमती शैलजा रानी जी का 9 जुलाई 2024 को शैला रानी जी का जो निधन हुआ था, उनको भी आज माननीय मंत्रिमंडल के द्वारा श्रद्धांजलि दी गई। इसके अतिरिक्त आज ये पहला मत हमारा औद्योगिक विकास विभाग का मत था, जिसमें सिडकुल में जो स्थायी कर्मचारी हैं वो राज्य सरकार के कार्मिकों के अनुरूप 7वें वेतनमान की संस्तुति के आधार पर उनको पुनरीक्षित मकान किराया भत्ता अनुमति करने पर माननीय मंत्रिमंडल द्वारा सहमति दी गई। इसके अलावा अगला मत हमारा ये कृषि विभाग का मत था। कृषि विभाग में जो कृषकों द्वारा 5 लाख तक के ऋण निष्पादित किए जाते हैं, उनके जो बंधक विलेख होते हैं उसमें स्टाम्प शुल्क न लिए जाने का भी आज माननीय मंत्रिमंडल द्वारा निर्णय लिया गया। आगामी निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस जल्द ही निकाय स्तर पर पर्यवेक्षकों की नियुक्ति करेगी। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को निकायवार जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। बद्रीनाथ और मंगलौर विधानसभा उपचुनाव की जीत से उत्साहित कांग्रेस आगामी निकाय चुनाव को लेकर सक्रिय नजर आ रही है। मानसून के बाद प्रदेश के 99 निकायों में चुनाव होने की संभावना भी है। इसे देखते हुए कांग्रेस प्रत्येक निकायों में वार्ड स्तर पर चुनावी रणनीति बना रही है। नगर निगमों में चुनाव के लिए पार्टी के पूर्व मंत्रियों, विधायकों, विधानसभा और लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी रहे नेताओं को पर्यवेक्षक के रूप में जिम्मेदारी दी जाएगी, जबकि नगर पंचायत और नगर पालिकाओं में पूर्व विधायकों, पार्टी पदाधिकारियों को पर्यवेक्षक बनाया जाएगा। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मारा ने बताया है कि निकाय चुनाव की रणनीति बनाई जा रही है। जल्द ही प्रदेश के सभी निकायों में पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। वैसे भी मंडलम की नियुक्तियां चल रही थी और उसी के तहत बद्रीनाथ का असर देखने को आपको मिला है। ये यात्रा समाप्त होने के 10-15 दिन के अंदर पर्यवेक्षक भी नियुक्त हो जाएंगे। मैं स्वयं इस यात्रा के बाद करीब 10 से 20 दिन के बाद मैं खुद 5 दिन का वहां कैंप करने वाला हूं। अलग अलग स्थानों पे, दोनों ब्लॉकों में मीटिंग करूंगा। मैं कोशिश करूंगा कि मैं न्याय पंचायत स्तर तक जाऊं और कार्यकर्ताओं को उत्साहित करूं। और इन 2 बाई इलेक्शन की जीत से हम काफी उत्साहित हैं। हमारा कार्यकर्ता उत्साहित है और वो और ज्यादा ताकत से लड़ने के लिए तैयार है। 2024 में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी के कई राज्यों में बेहतर प्रदर्शन किया, लेकिन उत्तराखंड की 5 सीटें तीसरी बार हार गई। 3 दिवसीय दौरे पर देहरादून पहुंचे पार्टी के फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के सदस्य नेताओं के साथ बैठक कर ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर 2014 से ही पार्टी 5 सीटें क्यों हार रही है। इधर बीजेपी तंज कस रही है और कह रही है कि कांग्रेस आगे भी पार्टी की समीक्षा करती रहेगी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी जनता के बीच भ्रम फैलाती है और लोकसभा चुनाव के पहले से लेकर अब तक अलग अलग मुद्दों को लेकर जनता के बीच भ्रम कौन फैला रहा है, इस रिपोर्ट में देखिए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने ये निर्णय लिया कि
जहाँ जहाँ पर हमारा प्रदर्शन, पार्टी का प्रदर्शन ठीक नहीं रहा है, वहाँ पर जाके पता किया जाए क्या क्या कारण रहे हैं। उत्तराखंड में कांग्रेस पार्टी लोकसभा चुनाव 2024 में भी प्रदेश की 5 सीटें हार गई, जिसे लेकर कई तरह की बातें कही गई और अब कांग्रेस के फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के सदस्य पीएल पुनिया देहरादून पार्टी कार्यालय में नेताओं के साथ बैठक कर यह जानने की कोशिश में हैं कि आखिर ऐसी कौन सी वजह थी कि पार्टी सभी सीटें हार गई। पिछले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने पूरे दमखम के साथ में चुनाव लड़ा था। मजबूत संगठन है, संगठन में काफ़ी मजबूती से काम किया है। उसके बावजूद 5 के 5 सीटें, लोकसभा सीटें हम हार गए। तो इसी की समीक्षा करने के लिए, फैक्ट फाइंडिंग करने के लिए कि क्या कारण थे जिससे कि हम 5 की 5 सीटें हार गए। तो इसी के सिलसिले में जो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने ये निर्णय लिया कि जहाँ जहाँ पर हमारा प्रदर्शन, पार्टी का प्रदर्शन ठीक नहीं रहा है, वहाँ पर जाके पता किया जाए क्या क्या कारण रहे हैं और भविष्य में उनको किस तरह से सुधारा जाए। उत्तराखंड में लोकसभा की 5 सीटों पर हार सिर्फ इस बार नहीं हुई। 2014, 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी 5 सीटें हार गई थी। हार की वजह जानने के लिए कांग्रेस की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के सदस्य व पूर्व सांसद पीएल पुनिया 3 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर हैं, जो 20 जुलाई तक अलग अलग लोकसभा सीटों के प्रत्याशियों, वहां के स्थानीय नेताओं के साथ बैठकें कर रहे हैं। सभी हमारे प्रदेश के जो है साथी लोग इस बैठक में सम्मिलित होने का काम करेंगे। निश्चित रूप से अपने अपने बात जो है कहेंगे और क्यों हम हारे इस पर जो है समीक्षा हो। क्योंकि सबका उद्देश्य है कि हर जीत और हार से कुछ हम सबक लेते हैं। हमसे कोई कमजोरी होगी, हमको लग नहीं रहा था कि ऐसा होगा, लेकिन चुनाव जीतना हारना एक सतत जीवन का प्रयास है। तो आगे की तैयारी के लिए मैं समझता हूँ कि ये जो समीक्षा बैठक रही है, इससे पार्टी को मजबूती मिलेगी और कहाँ पर कुछ कमियाँ हैं, मेरे से भी हो सकता है, मैं खुद प्रत्याशी रहा हूँ, मुझे खुद अपनी समीक्षा भी करनी है, पार्टी को भी अपनी समीक्षा करनी है, तो वो सारी बातें हम उनके साथ देखेंगे। 3 दिनों की बैठक के बाद क्या बातें सामने आएंगी, ये आगे की बात है। लेकिन लोकसभा चुनाव की घोषणा के पहले से लेकर चुनाव हारने के बाद तक उत्तराखंड कांग्रेस के नेताओं ने जिस तरह के बयान दिए थे, उससे बहुत सारी बातें साफ हो गई थी, जिसमें बड़े नेताओं का चुनाव लड़ने से इंकार करना, पार्टी का मजबूती के साथ मैदान में नहीं उतरना, पार्टी के पास पैसों की कमी सहित कई विषयों पर पार्टी नेता अपनी बात रख चुके हैं। ये पहली बार है कि जिन राज्यों में लोकसभा के चुनाव में पार्टी का प्रदर्शन आशा के अनुरूप नहीं रहा, उन तमाम राज्यों में फैक्ट फाइंडिंग कमेटियां गठित की गई हैं, जो इन तथ्यों को उजागर करेंगी, उन तथ्यों का पता लगाएंगी कि जिनके आधार पर इस प्रकार के निराशाजनक रिजल्ट आए। तो उसमें हमारा राज्य भी है। निश्चित रूप में जब इस प्रकार की समीक्षाएं होती हैं तो जो कमियां रहती हैं, उन कमियों को ठीक करने के लिए मौका मिलता है। एक तरफ जहां कांग्रेस लोकसभा चुनाव में मिली हार की समीक्षा कर रही है, तो दूसरी तरफ बीजेपी के नेता तंज कस रहे हैं। बीजेपी के प्रदेश महामंत्री संगठन आदित्य कोठारी का कहना है कि कांग्रेस पार्टी को आगे भी हार की समीक्षा करनी होगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने जिस तरह से क्षेत्रीय भावनाओं को भड़काकर जनता को गुमराह कर रही है, उससे प्रदेश की जनता समझती है। आदित्य कोठारी ने कहा कि लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस पार्टी ने जनता में भ्रम फैलाया कि बीजेपी की सरकार बनी तो संविधान बदल जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा। लेकिन उत्तराखंड की जनता जागरूक है, कांग्रेस की चाल को समझती है। अभी कांग्रेस को लंबे समय तक हार की समीक्षा करनी पड़ेगी। मुझे लगता है कि आगे का जो समय है वह भी कांग्रेस के लिए हार की समीक्षा का ही समय रहेगा। कांग्रेस जिस तरह से क्षेत्रीय भावनाओं को भड़का करके और हर किसी मुद्दे को राजनीतिक मुद्दा बनाना चाह रही है, जनता को गुमराह कर रही है, ये सब जनता इसको भलीभांति समझती है और समझ रही है। लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस ने देश की जनता को गुमराह करने का काम किया। उन्होंने जो है देश की जनता को
कहा कि भारतीय जनता पार्टी सरकार में आएगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनेंगे तो देश के संविधान को बदल देंगे, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे तो अनुसूचित जाति का आरक्षण खत्म कर देंगे। इस प्रकार की तरह तरह की भ्रांतियां उन्होंने जनता के बीच में फैलाई और ये भ्रांतियां ज्यादा लंबे समय तक नहीं चलती हैं। इसलिए उत्तराखंड की जनता सजग है, जागरूक है और वो कांग्रेस की चालों को अच्छी तरह से समझती है। इसलिए मैं पुनः इस बात को कहता हूं कि कांग्रेस को अभी लंबे समय तक अपनी हार की समीक्षा करनी पड़ेगी और आने वाले जितने भी चुनाव हैं उन सब में उसकी निश्चित रूप से हार होने वाली है, फिर वो उसकी समीक्षा करते रहेंगे। लोकसभा चुनाव में किस पार्टी के कौन कौन से नेताओं ने जनता से झूठ बोला, यह बताने की जरूरत नहीं है। अगर राहुल गांधी ने संविधान को लेकर भ्रम फैलाया तो पीएम मोदी भी कह रहे थे कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनी तो मंगलसूत्र छीन लिया जाएगा। कांग्रेस वाले भैंस खोलकर लेकर चले जाएंगे। चुनाव प्रचार में पता नहीं कितने आरोप एक दूसरे पर लगाए गए और इन सब के बीच जनता ने फैसला सुनाया तो सियासी पंडितों का सियासी समीकरण ही फेल हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। उत्तराखंड में केदारनाथ धाम प्रकरण विवाद में भले ही प्रदेश के साधु संत फिलहाल मान गए हों, लेकिन सियासत करने वाले अब तक नहीं माने हैं। यही वजह है कि बीजेपी और कांग्रेस के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है और अब विपक्ष पूछ रहा है कि ट्रस्ट को मंजूरी किसने दी थी। केदारनाथ धाम की तर्ज पर दिल्ली में बन रहे केदारनाथ मंदिर को लेकर उत्तराखंड में सियासत पिछले कुछ दिनों से गरमाई हुई है। एक तरफ तीर्थ पुरोहितों ने विरोध किया तो सरकार ने उन लोगों से बात की और आश्वासन के बाद धरना प्रदर्शन खत्म हुआ। तो अब विपक्षी दल कांग्रेस इस मुद्दे पर सत्तारूढ़ दल पर हमलावर है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा का कहना है कि अगर इस नाम से 2 साल पहले ट्रस्ट ने रजिस्टर कराया तो इस पर बीकेटीसी अध्यक्ष को इस पर सफाई देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इस मामले में भ्रमित नहीं कर सकते। आप हमारी भावनाओं और आस्थाओं के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते, क्योंकि ये लाला बनियाओं की दुकान नहीं, ये मंदिर है और परंपराओं से छेड़छाड़ हम स्वीकार नहीं करेंगे। मैं इसीलिए मैंने कहा कि बीकेटीसी के अध्यक्ष को इस पर सफाई देनी चाहिए। और दूसरी बात यह है कि आप भ्रमित नहीं कर सकते, आप हमारी भावनाओं से, हमारी आस्थाओं के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। ये कोई लाला बनिया की दुकान नहीं है, ये मंदिर है और मंदिर और हमारी परंपराओं से छेड़छाड़ हम स्वीकार नहीं करते। हम देव भूमि के लोग हैं। विवाद के बाद मंदिर को बनाने जा रहे ट्रस्ट अपना नाम बदलने पर विचार कर रही है ताकि विवाद को हल्का किया जा सके। पिछले दिनों देहरादून में ट्रस्ट के अध्यक्ष सुरेंद्र रौद्रेन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से साफ बता दिया था कि 2 साल पहले ट्रस्ट का नाम रजिस्टर ऑफिस में पंजीकृत कराया गया था, लेकिन इस दौरान किसी ने उस पर आपत्ति नहीं जताई। इस बयान के बाद अब विपक्ष ने फिर सवाल खड़े कर दिए हैं। इसका पटापेक्ष भी करेंगे, इसको एक्सपोज भी करेंगे और मैं तो भक्तों से कहना भी चाहूँगा कि नियत देखकर जाएं। भाव आपका भक्ति का भी होना चाहिए, लेकिन जिसने जहाँ जो चीज़ प्रतिष्ठित करेगी उसकी क्या भावना, उसको भी हमको देखना चाहिए। वहीं दूसरी ओर बीकेटीसी समिति और अध्यक्ष ने भी इस बयान पर प्रतिक्रिया दी। बीकेटीसी अध्यक्ष अजिंद्र अजय ने कहा कि अगर इस ट्रस्ट को किसी ने एनओसी दी है तो हमें उपलब्ध कराएं। उन्होंने कहा कि किस तरह से उन्हें एनओसी दी गई है वो सामने आए तो मैं उनके खिलाफ कार्रवाई करूंगा। अगर उनको किसी ने एनओसी दी है तो हमको उपलब्ध कराएं वो, और अगर किस स्तर से उनको एनओसी दी गई है मैं उनके खिलाफ कार्रवाई करूंगा। दरअसल पहले दिल्ली के बुराड़ी में ट्रस्ट ने केदारनाथ धाम बनाने की घोषणा की और राज्य के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भूमि पूजन कराया। खबर सामने आने के बाद जब देहरादून से लेकर केदारनाथ तक साधु संत विरोध करने लगे तो ट्रस्ट की तरफ से कहा गया कि बुराड़ी में धाम नहीं बल्कि मंदिर बनाएंगे। राज्य के सीएम ने भी मुलाकात में साधु संतों को आश्वासन दिया, जिसके बाद केदारनाथ में साधु संतों ने धरना प्रदर्शन समाप्त कर दिया। लेकिन इसे लेकर कांग्रेस ने पिछले दिनों देहरादून में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर 24 जुलाई को हरिद्वार से लेकर केदारनाथ तक पैदल यात्रा की घोषणा कर दी। इससे यही है कि जो हमारी आस्थाओं से खिलवाड़ हो रहा है, केदारनाथ धाम के नाम से दिल्ली मंदिर बना रहे हैं, शिला हमारी ले गए हैं और ये कह रहे हैं कि जो केदारनाथ नहीं जा सकते उनको वही पुण्य वहाँ मिलेगा जो केदारनाथ में होता है वो दिल्ली मिल जाएगा। और ये हमारी आस्थाओं से, हमारी संस्कृति के साथ छेड़छाड़, उसका विरोध कर रहे हैं। जय गंगे जय केदार के नाम से केदारनाथ बचाओ यात्रा ये है। 24 तारीख को हर की पौड़ी में गंगा स्नान करने के बाद मैं अपने सभी कांग्रेस के सीनियर्स के साथ मिलकर
कांग्रेस के युवा साथियों के संग मिलकर और आम जन के साथ मिलकर जो हमारे से सहमत है उनको लेकर इस यात्रा का शुभारंभ करेंगे। ये पदयात्रा है और ये गंगा जी के तट से शुरू होगी, हर की पैड़ी से, और केदारनाथ धाम में पूजा के साथ इसका समापन होगा। कितने दिन लगेंगे, कहाँ कहाँ इसके पड़ाव होंगे, किस दिन हम पैदल किलोमीटर चलेंगे, वो सारी सूचनाएं आपको प्रोग्राम के साथ भेज देंगे। कांग्रेस की घोषणा के बाद बीजेपी के प्रवक्ताओं का कहना है कि कांग्रेस को युवराज सद्बुद्धि यात्रा निकालनी चाहिए। जब उनके युवराज संसद में सनातन धर्म के खिलाफ बयानबाजी करते हैं तब प्रदेश अध्यक्ष कहाँ रहते हैं। जब भी उत्तराखंड की छवि खराब करने की बात आती है तब कांग्रेस आगे आती है। इधर बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष अजिंदर अजय का कहना है कि कांग्रेस केदारनाथ धाम के नाम का उपयोग केवल और केवल केदारनाथ में होने वाले उपचुनाव के लिए कर रही है। कह रहा हूँ कि कांग्रेस के पास में किसी भी प्रकार से उनको राजनीति करने के लिए कोई मुद्दा चाहिए है और इसलिए उनको इसमें राजनीति करने, आप जानते हैं कि केदारनाथ में अभी विधानसभा के उपचुनाव भी होने हैं, तो कांग्रेस पार्टी इस एजेंडे को लेकर के, केदारनाथ विधानसभा के उपचुनाव को लेकर के, उस एजेंडे के तहत में ये सारी चीजें कर रही है। और जबकि जिन लोगों ने वो ट्रस्ट बनाया था, उन ट्रस्ट के लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाकायदा घोषणा भी की है कि वो अब इस नाम से ट्रस्ट इत्यादि नहीं वो करेंगे और न इस नाम से मंदिर बनाएंगे। लेकिन उसके बावजूद कांग्रेस पार्टी उस मुद्दे को जिंदा रखना चाहती है ताकि चुनावों तक वो मुद्दा जिंदा रहे और उनकी राजनीति चलती रहे। देखिए, कांग्रेस को सद्बुद्धि यात्रा निकालनी चाहिए, युवराज सद्बुद्धि यात्रा। जब उनके युवराज संसद में सनातन धर्म के लिए अनाप शनाप बोलते हैं, जब उनके युवराज सनातन धर्म के मानने वाले लोगों के लिए कहते हैं कि मंदिर में जाने वाले हर सनातनी छेड़खानी करते हैं, तब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष की सनातनी धर्म के प्रति आस्था कहाँ चली जाती है। इसलिए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को युवराज सद्बुद्धि यात्रा निकालनी चाहिए। उनके युवराज जिस प्रकार से भ्रामक बयानबाजी करते हैं, उनके युवराज जिस प्रकार से सनातन पर प्रहार करते हैं, और जब जब सनातन को पर प्रहार करने की बात होती है, जब जब सनातन पर प्रश्न चिन्ह लगाने की बात होती है, तब तब कांग्रेस आगे आती है। ये वही कांग्रेस है जिसने राम के अस्तित्व को नकारा है। ये वही कांग्रेस है जो अपने देश की प्रतिष्ठा को धूमिल करने के लिए विदेशों में जाती है। ये वही कांग्रेस है जो अपने प्रदेश की छवि को खराब करने के लिए दिल्ली में जाकर के बयानबाजी करती है। कांग्रेस के लोगों को और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को युवराज सद्बुद्धि यात्रा निकालनी चाहिए। जिस तरह से उत्तराखंड में केदारनाथ धाम प्रकरण को लेकर राजनीति हो रही है, उससे कहीं ऐसा नहीं लगता कि फिलहाल मामला ही शांत होने वाला है। मौजूदा वक्त में साधु संत शांत है, लेकिन ट्रस्ट मंदिर बनाने की बात से पीछे नहीं हट रहा। लिहाजा ये पूरी उम्मीद है कि मंदिर निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा तो आने वाले दिनों में फिर से साधु संत नाराजगी जताएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, ऑनबिल टीवी। उत्तराखंड की शिक्षा व्यवस्था सुधारने के दावे राज्य गठन के बाद से ही तमाम सरकारें और शिक्षा मंत्री करते आए हैं, लेकिन सरकार और मंत्रियों के ये दावे पहाड़ में दम तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। इस रिपोर्ट में देखिए। तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं और दावा किताबी है। जी हां, बेहतर शिक्षा के मामले में एसडीजी रैंक में चौथा स्थान प्राप्त उत्तराखंड के चमोली जनपद के थराली विधानसभा की देवाल विकासखंड की शिक्षा व्यवस्था की पोल खोलती है। देवाल का ये राजकीय इंटर कॉलेज, जिसे त्रिवेंद्र सरकार में शिक्षा मंत्री रहे अरविंद पांडे ने अटल उत्कृष्ट इंटर कॉलेज के नाम से नवाजा, और अब धामी सरकार में सूबे के शिक्षा मंत्री ने इसे पीएम श्री अटल उत्कृष्ट विद्यालय में तब्दील कर बेहतर शिक्षा सुविधाओं का दावा किया। तो स्पष्ट ये है कि हमने पिछले बार भी आपको बताया था कि यहाँ पर अटल उत्कृष्ट विद्यालय में अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाने वाले टीचरों की अभी तक शासन से नियुक्ति नहीं हुई है, जबकि शासनादेश था कि अंग्रेजी माध्यम के टीचरों से ही शिक्षा पठन पाठन बच्चों का होना था। और इसके साथ साथ दुर्भाग्य की बात यह है कि उस अटल उत्कृष्ट विद्यालय में जो अंग्रेजी के प्रवक्ता हैं और अर्थशास्त्र का प्रवक्ता है और भूगोल का प्रवक्ता जो है काफी लंबे समय से रिक्त चल रहा है। स्कूल का सिर्फ नाम बदला, स्थिति नहीं। शिक्षा विभाग के दावों पर फिर से उठा सवाल। पीएम श्री अटल उत्कृष्ट विद्यालय में शिक्षकों की कमी।
यकीन मानिए, इंग्लिश स्कूलों को टक्कर देने के लिए अंग्रेजी माध्यम से संचालित होने वाले इस पीएम श्री अटल उत्कृष्ट कॉलेज में पिछले 6 सालों में अंग्रेजी विषय के प्रवक्ता का पद रिक्त चल रहा है। जो मंत्री जी के पीएम श्री अटल आदर्श विद्यालयों में अंग्रेजी माध्यम और अंग्रेजी विषय की बेहतर शिक्षा के दावे को मुंह चिढ़ा रहा है। और ये बात हम नहीं, यहाँ पढ़ने वाले छात्र छात्राओं के अभिभावकों का संघ कह रहा है। और तो इस संबंध में हमने पिछले बार तहसील मुख्यालय में जाकर के अपना ज्ञापन दिया था और उससे हमने 7 जुलाई को आंदोलन के लिए उसमें अल्टीमेटम दिया था। लेकिन इस बीच में हमारी विधानसभा उपचुनाव था, जिस कारण से हम आंदोलन को नहीं कर पाए। तो आज हमने उस दिन 7 तारीख को स्थगित करके आज विद्यालय में एक अभिभावक संघ की बैठक करी। उसके बाद हम जुलूस के शक्ल में पूरे बाजार में हमने धरना प्रदर्शन किया। 6 साल से अंग्रेजी विषय के शिक्षक का पद खाली, 2 वर्षों से अर्थशास्त्र के शिक्षक का पद है खाली, 1 वर्ष से भूगोल विषय के शिक्षक के पद खाली। अभिभावक बताते हैं कि पिछले 6 साल से अंग्रेजी, 2 वर्षों से अर्थशास्त्र और 1 वर्ष से भूगोल विषय के शिक्षक के पद रिक्त चल रहे हैं और छात्र छात्राओं की पठन पाठन में समस्या उत्पन्न हो रही है। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी से लेकर लिपिक पद भी स्वीकृति के सापेक्ष रिक्त चल रहा है। अब भला ऐसे में इस विद्यालय के बच्चे कैसे वर्षों से रिक्त पड़े इस विषय में अव्वल हो पाएंगे, ये समझ से परे है। आज हमने यहाँ पर ये ब्लॉक मुख्यालय में यहाँ पर वीडियो साहब के माध्यम से सरकार को एक ज्ञापन दिया है और उस ज्ञापन में हमने ये निर्णय लिया है कि 28 तारीख से पहले हमारा जो हमारे अभिभावक संघ के अध्यक्ष है उनके माध्यम से सरकार में हमारा एक शिष्टमंडल जाकर के माननीय सचिव साहब और हमारे माननीय मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री से मिलेंगे। रिक्त चल रहे शिक्षकों के पद भरने की मांग, इंटर कॉलेज से देवाल बाजार तक विशाल जुलूस। बेहतर शिक्षा व्यवस्था को लेकर चिंतित और सरकार के मुंह चिढ़ाते दावों से आक्रोशित अभिभावक संघ ने जहां पूर्व में उप जिलाधिकारी थराली के माध्यम से सूबे के मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजते हुए जुलाई के महीने तक रिक्त पड़े शिक्षकों के पद भरने की मांग की थी, वहीं अभिभावक संघ ने जुलाई महीने तक भी मांग न पूरी होने पर गुरुवार को देवाल इंटर कॉलेज से देवाल बाजार होते हुए खंड विकास कार्यालय तक सरकार और शिक्षा मंत्री के खिलाफ नारेबाजी करते हुए विशाल जुलूस निकाला और खंड विकास अधिकारी के माध्यम से शिक्षा मंत्री को ज्ञापन भेजते हुए शिक्षकों की नियुक्ति की मांग की है। जो इंडेक्स जारी किया गया है पूरे सवालों के घेरे में मैं लाना चाहूँगा, इसलिए कि जैसे जिसके लिए अभी आंदोलन चल रहा है पीएम श्री अटल आदर्श विद्यालय देवाल के लिए, यहाँ पर 6 सालों से अंग्रेजी का पद रिक्त है, 3 सालों से अर्थशास्त्र का और इस शिक्षा सत्र से भूगोल का। और मैं तो देवाल की ही बात नहीं करूँगा, पूरे जिले चमोली में दुर्भाग्य कहें या क्या कहें, इसी बीच इसको ये टीचरों के लिए की एक स्कूटी हुई थी जो अटल आदर्श विद्यालयों के लिए, तो चमोली जिले से 22 प्रवक्ताओं को अदर जिलों में भेज दिया गया, जबकि मात्र 1 शिक्षक चमोली जिले में आया है। तो अटल आदर्श विद्यालयों की क्या स्थिति हुई स्वयं अनुमान लगाया जा सकता है। पहले भी विरोध प्रदर्शन कर चुके हैं अभिभावक, अब तक अभिभावकों को मिला सिर्फ आश्वासन। अभिभावकों का आरोप है कि पूर्व में भी कई बार शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों से लेकर शिक्षा मंत्री, मुख्यमंत्री और सरकार को वे अपनी मांगों से अवगत करा रिक्त पदों को भरने की मांग कर चुके हैं, लेकिन सरकार सिवाय आश्वासन के अब तक उनकी मांगों को पूरा न कर सकी। ऐसे में गुस्साए अभिभावकों ने सरकार और शिक्षा मंत्री समेत विभाग को 10 दिन के भीतर शिक्षकों की नियुक्ति की मांग की है। मांग पूरी न होने पर अभिभावक संघ ने उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। पीटीए संघ के अध्यक्ष सोनी जी ने सरकार और शासन प्रशासन को ज्ञापन के माध्यम से चेताया था कि अटल उत्कृष्ट विद्यालय में अध्यापकों की समुचित व्यवस्था की जाए, लेकिन जैसा कि आजकल ट्रांसफर सत्र चल रहा है, अभी तक देवाल में एक भी अध्यापक उपलब्ध नहीं हो पाया। आज अभिभावकों ने एक रणनीति बनाई और एक जुलूस के माध्यम से सरकार को चेतावनी दी है कि अगर 28 तारीख तक अटल उत्कृष्ट विद्यालय देवाल को अध्यापक उपलब्ध नहीं होता है तो क्रमिक आंदोलन शुरू कर दिया जाएगा। इस बीच हमारा एक शिष्टमंडल अध्यक्ष जी के नेतृत्व में देहरादून जाएगा, माननीय शिक्षा मंत्री और माननीय मुख्यमंत्री और अपने शिक्षा सचिव से मुलाकात करेगा। अगर वहाँ समुचित समाधान हो जाता है, हमें अध्यापक उपलब्ध हो जाते हैं, तो आंदोलन स्थगित समझा जाएगा, नहीं तो अनिश्चितकालीन आंदोलन यहाँ पर चाहे हमें भूख हड़ताल करनी पड़े यहाँ पर शुरू कर दिया जाएगा। डबल इंजन वाली सरकार के प्रति भारी आक्रोश, अभिभावकों ने दी उग्र आंदोलन की चेतावनी। थराली के लोगों में सरकार के प्रति आक्रोश है और चेतावनी भी दी गई है।
अब देखना होगा शिक्षा महकमे के शिक्षा मंत्री, शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारी और सरकारी अमला बेहतर शिक्षा के अपने दावों को दुरुस्त कर अभिभावकों की मांग पर छात्र छात्राओं के बेहतर शिक्षण के लिए शिक्षकों के रिक्त पदों की पूर्ति कब तक कर पाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।